Kunjan Kumar before you with a new video which is best of one of the most important chapter of grammar, that is voice. प्रिय बच्चों, आज आपके सामने मैं पुनः एक बार अपने नए वीडियो को लेकर आया हूं जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर से जुड़ा हुआ है और इसका शीर्षक है वॉइस। ये वॉइस का द्वितीय सीरीज है, सेकेंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में चर्चा किया था वॉइस क्या है इसके बारे में, वॉइस को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में, और आज देखेंगे वॉइस से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य, some interesting but important facts related to voice। इसमें पहला हम जो टर्म देखते हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। हिंदी में इसे कर्ता कहा जाता है। हमने लिखा है ओवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसी वाक्य में कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अंग्रेजी में कहें तो द वर्ड और group of words which does work in a sentence is known as subject। अब पहले बात देखिए, he sings a song, वह एक गाना गाता है। यहां पे he कार्य करता है गाने का, अतः तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि दूसरी बात में they are honest and laborious, और वे लोग मेहनती और ईमानदार हैं। यहाँ पे दे कोई काम नहीं करता है, राइट, बल्कि हमने यहाँ पे दे के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है, इसलिए दे क्या है, सब्जेक्ट है। तीसरे बात में देखें तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक दल, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे एक टीम ऑफ प्लेयर्स शब्दों का क्या है, समूह है। A team of players has done this work। खिलाड़ियों के एक समूह ने इस कार्य को किया है। यानी यहाँ पे कर्ता एक शब्द होकर के एक शब्दों का समूह। इधर क्लियर? यस सर। तो वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसी वाक्य में कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा टर्म है ऑब्जेक्ट, कर्म। इसे मैं दिखाया है कि वह शब्द या शब्दों का समूह जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अंग्रेजी में कहें तो a word or a group of words which is affected while the action of subject is known as object। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, he wrote me a letter, उसने मुझे खत लिखा। अब गौर से देखें तो पाएंगे कि ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। उसने लिखा, क्या लिखा, खत लिखा, पत्र लिखा, और किसको लिखा, मुझे लिखा। यानी यहाँ पे ही के काम करने से मी और लेटर दोनों क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अतः दोनों ही क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों ही क्या है, आपका कर्म है। दूसरे बात का एग्जांपल देखिए आप तो पाएंगे वन हु हैज मनी, वह जिसके पास पैसा है। ये पूरा जो शब्दों का समूह है, ये यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट है, यानी करता है, राइट। क्यों करता है, क्योंकि यहां पे वन हु हैज मनी, जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं, राइट। यस सर। जबकि those who have no money at all,
वे लोग जिनके पास पैसा नहीं है। ये पूरा शब्दों का क्या है? समूह है, राइट? और ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्पष्ट है वो शब्द या शब्दों का समूह जिस पर क्रिया का फल पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए हमने आगे देखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का वर्गीकरण। ये ध्यान रखिए, ये सारे टर्म्स जब आगे रूल्स पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस का, वॉइस का, तो उसमें सारे पॉइंट्स से आप रूबरू होंगे, आपको रूबरू होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहें तो इसे प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। तो देखते हैं पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे मैंने दिखाया है, वह कर्म, वो कर्म जो कर्ता के कार्य करने से प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, सीधे तौर पर प्रभावित होता है, प्रत्यक्ष कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट? Yes. Is that clear? Yes, sir. In English, you may say the object which is directly affected by the action of subject is known as object, right? Is known as direct object. Clear? Rahul, sorry, he gave me a pen. उसने मुझे दिया, क्या दिया? कलम दिया। तो कलम यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? क्योंकि ही के काम करने से पेन क्या हो रहा है? सीधा प्रभावित हो रहा है। जबकि राहुल wrote his father a letter, राहुल ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, खत लिखा। तो खत यहाँ पे क्या बेटा? डीओ है, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यानी इन दोनों एग्जांपल में देखेंगे तो पाएंगे कि पेन और लेटर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो दोनों ही और राहुल के काम से क्या रहे? सीधा कर रहे, प्रभावित हो रहे। क्लियर है? Yes, sir. आगे देखेंगे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वह कर्म जो कर्ता के कार्य करने से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है, राइट? Yes. अंग्रेजी में कहें तो द ऑब्जेक्ट which is indirectly affected by the action of subject is known as Indirect object. indirect object. Clear? Yes, sir. The object which is indirectly affected by the action of subject is known as indirect object. अब देखेंगे, they gave me a prize. उन्होंने मुझे क्या दिया? प्राइज दिया, पुरस्कार दिया। तो ये प्राइज क्या हो रहा है? सीधा प्रभावित हो रहा है, क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उन लोगों ने पुरस्कार किसको दिया? मुझको दिया। तो मुझको प्राइज के बाद प्रभावित हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपको? इनडायरेक्ट। क्लियर? जबकि अमन गेव हिज टीचर अ गिफ्ट, अमन ने अपने शिक्षक को क्या दिया? एक उपहार दिया। तो ये गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डीओ है। क्यों? क्योंकि अमन के देने से गिफ्ट डायरेक्टली सीधा क्या रहा है? प्रभावित हो रहा है। इधर क्लियर? Yes, sir. जबकि अमन ने उपहार किसको दिया? अपने शिक्षक को दिया। तो हिज टीचर यहाँ पे क्या आपका आयु है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक। हमने बताया है, लिखा है आप यहाँ पे, वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसी भी वाक्य के सेंस को यानी अर्थ को स्पष्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरा कहलाता है। ही इज अ गुड बॉय, और वह अच्छा लड़का है। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अ गुड बॉय
शब्दों का क्या है, समूह है जो इस वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। और वह क्या है, तो वह एक अच्छा लड़का है। दूसरे में देखिए, द इलेक्टेड मोहन दियर लीडर, उन्होंने मोहन को अपना नेता चुना। किसको चुना, मोहन को। क्या चुना, अपना नेता। तो यहां पे ये दीर्घ हमारा क्या, वो कंप्लीमेंट है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्लीमेंट, पूरा का वर्गीकरण। हमने कॉम्प्लीमेंट्स को दो पार्ट में बांटा है। पहला क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसे आप कह सकते हैं कर्ता पूरक और कर्म पूरक। तो पहला देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह सब्जेक्ट जो किसी भी वाक्य में नहीं, वह कंप्लीमेंट, वह पूरक जो किसी भी वाक्य में कर्ता को स्पष्ट करता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। राइट, अंग्रेजी में कहें तो दैट कंप्लीमेंट और द कंप्लीमेंट which clarifies a subject in a sentence, which verifies a subject in a sentence is known as subject complement. Sita is a doctor. सीता एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। यहां पे डॉक्टर सीता को स्पष्ट करता है, नहीं, सीता क्या है, सीता एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। जबकि इंडिया इज अ फास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे वास्ट कंट्री शब्दों का क्या है, समूह जो करता क्या होता है जी, इंडिया को स्पष्ट करता है। राइट, अतः ये वास्ट कंट्री तुम्हारा क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कर्म पूरक। इसे मैंने दिखाया है, वह कॉम्प्लीमेंट जो किसी वाक्य में कर्म को स्पष्ट करता है, राइट, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। देखिए यहां पे जो वाक्य है, दे इलेक्टेड मोहन दियर लीडर, उन्होंने मोहन को अपना नेता चुना। समझने वाली बातें हम देखेंगे और से। यहां पे दे क्या का जी, सब्जेक्ट है, इलेक्टेड चुना क्या है, वर्ब है, और उन लोगों ने किसको चुना, मोहन को चुना। हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले पार्ट में कि वह शब्द या शब्दों का समूह जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, राइट, वो क्या होता है, कर्म होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दे के काम करने से, दे के इलेक्ट करने से मोहन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अतः मोहन क्या पे ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने मोहन को क्या चुना, अपना नेता चुना। उन्होंने मोहन को चुना, तो मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और मोहन को क्या चुना, तो अपना नेता। यानी यहाँ पे जो मोहन कर्म है, और वह डियर लीडर जो क्या थी, कंप्लीमेंट है, उसके द्वारा क्लैरिफाई किया जा रहा नहीं। इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि डियर लीडर यहाँ पे जो कंप्लीमेंट है, वह ऑब्जेक्ट मोहन को क्या करता है, स्पष्ट करता है, मोहन को क्लैरिफाई करता है। अतः मोहन यहाँ पे क्या हो, सॉरी डियर क्या हो गया आपके यहाँ पे, कंप्लीमेंट। कौन कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। क्लियर है, यस सर। तीसरे बात में देखिए, दूसरे बात में आई नॉमिनेटेड राहुल, आई नॉमिनेटेड राहुल एज मॉनिटर, मैंने राहुल का नाम पेश किया या राहुल को नामांकित किया। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। किसने नॉमिनेट किया, मैंने किया। क्या किया, नॉमिनेट किया। तो नॉमिनेट यहाँ पे क्या आपका वर्ब है, और किसको किया, राहुल को। तो राहुल यहाँ पे क्या है जी, ऑब्जेक्ट। और मैंने राहुल को क्या नॉमिनेट किया, एज मॉनिटर, यानी एक मॉनिटर के रूप में, राइट, यस। सो यहाँ पे जो आपका मॉनिटर है, एज मॉनिटर,
ये क्या का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? यस सर। देखेंगे आगे वर्ब क्रिया। हमने दिखाया है कि वर्ब एक शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, अवस्था, कार्य या व्यापार को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो द वर्ब इज अ वर्ड which shows condition, situation, trait or profession or action of a person or a thing is known as verb. पहली बात में देखेंगे he is a poor boy। यहां जो वर्ड अनायन किया गया क्या वो इज है और ये वर्ब है क्योंकि वह ही की स्थिति को दर्शाता है। वो कैसा है? गरीब है। मोहन विल बी ए डॉक्टर। विल बी यहाँ पे क्या है? वर्ब है जो बताता है आने वाले समय में मोहन का व्यवसाय क्या होगा। तो वो डॉक्टर बनेगा, वो रोगियों का ट्रीटमेंट करेगा, राइट? तीसरे बात में देखिए तो बात ये क्या है? वर्ब है जो दिखाता है मोनी के व्यवसाय को। मोनी क्या थी? तो मोनी एक कॉबलर थी, मोची थी, वो एक जूता बनाया करती थी। जबकि चौथे बात में जो अटैक्ट जो वर्ड है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये आपका क्या है? वर्ब है। ये दिखाता है भारत के कार्य को। वह क्या करता है? हमला किया। कहाँ हमला किया? पाकिस्तान। अतः स्पष्ट है कि द वर्ब इज अ वर्ड। क्रिया एक शब्द है which shows the action, state, business, profession or action of a person or a thing। यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, अवस्था, कार्य, व्यापार या व्यवसाय को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्रिया का वर्गीकरण। बच्चों आपको याद होगा जब मैंने 12th में एक चैप्टर पढ़ाई थी, उसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट या वाक्य की रचना। उसके तहत हमने इस चीज पे फोकस किया था जहां मैंने वर्ब को पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया था, लेकिन उतना डीप में यहां पे नहीं गए हैं। हम सिर्फ वर्ब के उन्हीं पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता हमें वॉइस के अंतर्गत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने दिखाया है कि वह वर्ब, वो क्रिया जो हमेशा अपने साथ एक कर्म लेता है, राइट? वो क्रिया जो हमेशा अपने साथ एक कर्म लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे He bought a flat in पटना। उसने पटना में फ्लैट खरीदा। यहाँ पे जो क्रिया है बाउट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद या अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो क्या है? फ्लैट। इधर क्लियर? यस सर। जब दूसरे बात में देखेंगे इंडिया मेड एन एटम बम। भारत ने परमाणु बम बनाया। यहाँ पे मेड क्या है? वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में प्रयोग किया गया है। ऐसे मेड आपका पॉजिटिव वर्ब भी होता है, परिणार्थक क्रिया, बट हियर मेड हैज बीन यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। भारत ने क्या बनाया? एक परमाणु बम, राइट? तो दोनों वाक्यों में जो बाउट और मेड है वो क्रिया ट्रांजिटिव, राइट? यस सर। और लास्ट देखेंगे आप वर्ब का, वह है इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं इसे अकर्मक क्रिया। वह वर्ब जो हमेशा अपने बाद एक क्रिया नहीं, एक कर्म नहीं लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है।
यानी वो क्रिया जो अपने बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता और उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए सीता रोती है, क्या रोती है? कोई जवाब मिलता है आपको? नहीं मिलता है। इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं। जबकि उसने क्या खरीदा? फ्लैट खरीदा। जवाब मिल रहा है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। देश में वे लोग सोते हैं, राइट? स्लीप यहाँ पे क्या का इंट्रांजिटिव और आई लाफ और मैं हंसता हूँ, यहाँ लाफ क्या का इंट्रांजिटिव। तो वॉइस चैप्टर के अंतर्गत हम दो ही वर्ब की चर्चा करेंगे या दो ही वर्ब पे हम काम करेंगे। पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, राइट? तो आज इतना ही। थैंक यू।